साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके एग्ज़ाम क्रैकर्स पर। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है और आप सभी जानते हैं कि विज्ञप्ति में राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत लगभग 96 के आसपास पद हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी स्वयं से कर रहे होंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग परीक्षा में निकलने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर आप अपनी तैयारी को जारी रखें और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आप साथ में, अगर आपको समय लगता है तो आप उसको भी जारी रखिएगा। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत साथियों, मेरे द्वारा इससे पहले पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक इस क्रम में प्लेटो से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें हमने प्लेटो का जीवन परिचय, प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तकें और साथ ही साथ प्लेटो की जो चिंतन पद्धति है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ये जो वीडियो लेक्चर है साथियों, इसमें हम प्लेटो से संबंधित संपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें इसमें होंगी वो बहुत ज़्यादा डीपली मैं कोशिश करूँगा कि मैं डीप में न जाऊँ, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और फिर मैं सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत में बहुत सारी बातें ऐसी है जो यहाँ पे संभवतः बतानी चाहिए, लेकिन इतना समय होगा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि प्लेटो का न्याय सिद्धांत है और साथ ही साथ उसकी विशेषताएं, फिर उसकी आलोचना, तो ये सब कवर कर पाना मुश्किल होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि प्लेटो से संबंधित संपूर्ण सार इस पूरे वीडियो में आपको मैं बता दूं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो कुछ छूट जाएगा वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, ओके। और यदि हमको समय लगता है तो हो सकता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, आदर्श राज्य, ये सारी चीज़ें हम सेपरेटली देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप उनको अवश्य नोट कीजिएगा, ठीक है, और इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि प्लेटो से संबंधित इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों से प्रश्न एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले साथियों, प्लेटो के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है वो है रिपब्लिक, और इस पुस्तक का मुख्य विषय ही न्याय है, ओके। और साथियों रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है, तो रिपब्लिक का उपशीर्षक मैंने पहले भी आपको बताया था, कंसर्निंग जस्टिस है, ओके। प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक जो पुस्तक लिखी गई है, जिसमें उन्होंने आदर्श राज्य की परिकल्पना की है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो न्याय, साथियों न्याय प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्याय प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। न्याय शब्द ग्रीक शब्द डिकेयोसिन का अनुवाद है, ठीक है। और साथियों ये जो शब्द है ये न्याय से ज़्यादा व्यापक है, ठीक है। जनरली हम न्याय का जो अर्थ लगाते हैं साथियों, तो उस अर्थ से ज़्यादा इस शब्द का व्यापक अर्थ है। डिकेयोसिन का अर्थ है साथियों न्यायोचित नीतिपरायणता, ठीक है। साथियों प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है, या प्लेटो न्याय को जिस प्रकार समझाते हैं, तो प्लेटो के लिए न्याय शब्द का वही अर्थ है जो हम लगाते हैं नैतिकता से, ठीक है। नैतिकता या मॉरलिटी जो शब्द है, तो हमारे लिए जो नैतिकता या मॉरलिटी है वही प्लेटो के लिए न्याय है। साथियों प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने से पहले हम एथेंस में न्याय को लेकर जो प्रचलित अवधारणाएं हैं उनको हमें समझना होगा। यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एथेंस में पहले कौन सी न्याय की अवधारणाएं प्रचलित थी, जिन समस्त अवधारणाओं का प्लेटो ने खंडन किया था, तत्पश्चात उन्होंने अपने न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो न्याय के पूर्व प्रचलित मत ये सोफिस्ट विचारकों की देन है, जो व्यक्तिवादी, भौतिकवादी तथा अनिश्वरवादी थे। प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत देने से पूर्व इन प्रचलित मतों का खंडन किया है, और सर्वप्रथम प्लेटो सोफिस्टों का खंडन करता है। इसमें सबसे पहले न्याय का परंपरागत जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत साथियों सेफालस और उनके पुत्र पॉलीमार्कस के द्वारा दिया गया था। साथियों सेफालस के अनुसार न्याय है सत्य बोलना वो अपना कर्ज चुकाना। वहीं पॉलीमार्कस जो कि इनके पुत्र हैं, उनके अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। साथियों प्लेटो के द्वारा न्याय के इस परंपरागत सिद्धांत का खंडन किया गया है। उसके बाद एथेंस में प्रचलित न्याय का जो दूसरा सिद्धांत है वो है उग्रवादी या आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत साथियों थ्रेसीमेकस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। थ्रेसीमेकस ने यह सिद्धांत दिया है
और साथियों थ्रेसीमेकस के अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ठीक है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कहीं ना कहीं ये सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स से सामने स्थापित करता है। और शक्तिशाली का हित ही न्याय है, इसका एक उपसाद्य हम ये कह सकते हैं कि अन्याय न्याय से अच्छा है। ठीक है, तो इस मत का भी प्लेटो के द्वारा खंडन किया गया है। इसके बाद जो तीसरा जो सिद्धांत है वो है न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया था साथियों ग्लूकोन व एडिमेंट्स, जो कि प्लेटो के भाई हैं, इन्होंने दिया था। और इनके अनुसार न्याय भाई का शिशु है तथा कमजोरों की आवश्यकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत हॉब्स से साम्य रखता है। तो इस प्रकार ये कुछ प्रचलित सिद्धांत एथेंस में उस वक्त पे थे, तो कहीं ना कहीं प्लेटो ने इन सिद्धांतों का खंडन किया है। ओके, अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए साथियों, प्लेटो न्याय के इन तीनों सिद्धांतों का खंडन करता है, क्योंकि न्याय के ये तीनों सिद्धांत न्याय को बाह्य, व्यक्तिगत या कृत्रिम वस्तु मानते हैं, जबकि प्लेटो के अनुसार, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा के अंदर की वस्तु है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्लेटो ने इन तीनों सिद्धांतों का खंडन इसलिए किया क्योंकि ये तीनों जो सिद्धांत हैं वो न्याय को बाह्य, व्यक्तिगत या कृत्रिम वस्तु मानते हैं, जबकि प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा के अंदर की वस्तु है। न्याय व्यक्तिगत नहीं, ये एक सार्वभौमिक नैतिक अवधारणा है। साथियों, प्लेटो के अनुसार न्याय का आधार न तो परंपरा है, न ही व्यक्ति की स्वार्थपरता है, न ही भय की भावना है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानवीय आत्मा का गुण व मन की आदत है। प्लेटो के दर्शन के अनुसार मानव की आत्मा में 3 सद्गुण होते हैं साथियों। पहला है विवेक, दूसरा है साहस, और तीसरा है तृष्णा, यानी क्षुधा भी आप इसको कह सकते हैं। तो विवेक यानी विजडम, साहस यानी कि स्पिरिट, और तृष्णा यानी कि एपिटाइट। ठीक है, तो ये 3 सद्गुण होते हैं मानव आत्मा में, और ये तीनों गुण जब मानव मस्तिष्क में उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं साथियों, तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। तृष्णा, शौर्य और बुद्धि के उचित समन्वय से ही व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि हो सकती है। तो जब उन्होंने न्याय को व्यक्तिगत रूप में जब परिभाषित किया, तो उन्होंने यहाँ पे ये कहना चाहा कि मानव की आत्मा में 3 सद्गुण होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, और ये तीनों गुण जब मानव मस्तिष्क में उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं, तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। तृष्णा, शौर्य और बुद्धि के उचित समन्वय से ही व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि होती है। इसके बाद साथियों, प्लेटो सामाजिक न्याय या राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार राज्य मानव मस्तिष्क का विराट रूप है। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो राज्य मानव मस्तिष्क का विराट रूप है, और प्लेटो के अनुसार राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं, बल्कि उन लोगों के मस्तिष्क व चरित्र का परिणाम होते हैं जो इसमें निवास करते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के अंदर 3 तत्व या 3 गुण विद्यमान हैं, इसी प्रकार इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के आधार पर प्लेटो कहते हैं कि राज्य के 3 वर्ग होते हैं। पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। ठीक है, तो जैसे साथियों हमने यहाँ पे आगे समझा था कि प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा में 3 सद्गुण होते हैं। ठीक है, विवेक, साहस और तृष्णा। ठीक है, और इन सद्गुणों का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? जैसे विवेक का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये करेगा शासक, यानी कि दार्शनिक राजा। साहस या शौर्य, इसका प्रतिनिधित्व सैनिक वर्ग करता है, और तृष्णा, इसका प्रतिनिधित्व उत्पादक वर्ग करता है। तृष्णा यानी क्षुधा भी इसको कह सकते हैं आप, एपिटाइट, और इसका प्रतिनिधित्व उत्पादक वर्ग करता है। ठीक है, तो साथियों प्लेटो के अनुसार विवेक का प्रतिनिधित्व शासक वर्ग करता है, जो कि शासन का संचालन करता है। ठीक है, जो शासन करता है। साहस का प्रतिनिधित्व सैनिक वर्ग करता है, जिसका कार्य है रक्षा, दायित्व, और तृष्णा, एपिटाइट, इसका प्रतिनिधित्व उत्पादक वर्ग करता है, जिसका कार्य है आर्थिक व भौतिक आवश्यकता की पूर्ति। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण उसमें उस तत्व की प्रधानता के आधार पर होता है। यानी कि साथियों, जिस व्यक्ति में विवेक गुण की प्रधानता होगी या विवेक तत्व की प्रधानता होगी, तो निश्चित तौर पर वह शासक बनेगा। ठीक है, और राज्य का शासन संचालित करेगा। जिस व्यक्ति में साहस गुण
की प्रधानता होगी तो वो सैनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा और रक्षा दायित्व संभालेगा। जिस व्यक्ति में तृष्णा या क्षुधा गुण की प्रधानता होगी तो वह व्यक्ति उत्पादक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा और आर्थिक व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोग की पर्याप्त सामग्री पैदा करेगा। ठीक है साथियों, प्लेटो के अनुसार राज्य में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जबकि उसका प्रत्येक तत्व अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार आचरण करे और अपने धर्म का पालन करे। अर्थात जब शासक निस्वार्थ भाव से जनता के हितों की रक्षा करते हुए शासन करें, सैनिक वर्ग देश की सीमाओं की रक्षा करें तथा उत्पादक वर्ग उपभोग की पर्याप्त सामग्री पैदा करें, तभी राज्य में न्याय स्थिर रह सकता है और यही कर्तव्य पालन है। ठीक है, तो प्लेटो क्या कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये गुण हैं, इन गुणों के आधार पर ही जो वर्ग हैं उनका निर्धारण होता है और सभी वर्ग उनके जो खुद के कर्तव्य हैं अगर उनको सही से करने लग जाएं तो ऑटोमेटिक जो है राज्य में या व्यक्ति विशेष के रूप में न्याय सुनिश्चित होगा। साथियों, न्याय चौथा अंतिम व सर्वोच्च सद्गुण है। यह इन सभी को जोड़ करके रखता है और इसलिए सेबाइन कहते भी हैं कि न्याय एक बंधन है जो समाज को एक साथ बांध करके रखता है। वहीं एम फॉस्टर इस जोड़ने की प्रवृत्ति को रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत यानी आर्किटेक्टियन थ्योरी कहते हैं। साथियों, ई एम फॉस्टर के शब्दों में जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है। न्याय का अर्थ विशेषज्ञता या उत्कृष्टता है। ठीक है, जो कार्य दिया गया उस कार्य में विशेषज्ञता या उत्कृष्टता हासिल करना प्लेटो के लिए न्याय है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग के रूप में प्लेटो ने न्याय को परिभाषित किया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, आप यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को समझ लें कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी आत्म प्रवृत्ति सद्गुणों के अनुसार कार्य करना और प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने निर्धारित कार्य में विशेषज्ञता हासिल करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक व्यक्ति को एक कर्तव्य दे दिया गया है। ठीक है, और जिस गुण की प्रधानता के कारण वो जिस वर्ग में और जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसके अनुरूप जो उसको कर्तव्य, ठीक है, जो उसका कर्तव्य है, जो उसका कार्य है, वो अगर उसको सही से कर ले तो वही न्याय है और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना। क्लियर। अब देखिए, किसी भी कर्तव्य को कैसे सही से निभाएगा, जब उस कार्य में वो विशिष्टता हासिल कर लेगा। ठीक है, तो यही प्लेटो कहना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको जो कर्तव्य दिया गया है उस कर्तव्य को आपको सही से उसका निर्वहन करना है और साथ ही साथ दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। ठीक है, और जैसे कि साथियों हम जानते हैं कि जो कार्य हमें दिया गया है, जो हमारी ड्यूटी है, ठीक है, जो हमारा कर्तव्य है, तो उसका बोध हमें अपने अंदर से ही होता है। आत्म प्रवृत्ति या आत्मबोध हमें होता है कि जो कर्तव्य हमारा है, हमें जो कार्य हमें दिया गया है उसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो इस प्रकार का आत्मबोध जब हमारा होता है तो निश्चित ही हम क्या करते हैं, अपने कार्य में विशेषज्ञता हासिल करते हैं, उस कार्य को पूरे तन्मयता के साथ करते हैं और उसका अच्छे से निर्वहन करते हैं। तो यही प्लेटो भी कहना चाहते हैं और साथ ही साथ हम दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग के रूप में प्लेटो ने न्याय को परिभाषित किया है। साथियों, न्याय का अर्थ कार्य विभाजन या कार्य विशेषीकरण, इसे कार्य विशेषीकरण या हस्तक्षेप का सिद्धांत या न्याय का उचित केंद्र का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने गुणों के अनुसार, योग्यता के अनुसार कार्य करना तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। तो साथियों, न्याय क्या है, उसका अधिवास कहाँ है, इसका उत्तर देते हुए प्लेटो ने कहा है कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना, दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही है और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। तो इस प्रकार साथियों, प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा विशेषीकरण यानी स्पेशलाइजेशन के इस विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव के नितांत अनुकूल हो। इसके बाद साथियों, आदर्श राज्य के बारे में हम संक्षिप्त में जानेंगे। प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है उसमें वर्णित आदर्श राज्य दार्शनिक राजा द्वारा शासित होगा, जहां
प्रत्येक वर्ग अपना निर्धारित कार्य ईमानदारी से व योग्यता अनुसार करेगा। ठीक है, जैसा कि हमने जाना कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसकी आधारशिला है न्याय। ठीक है, तो उसी प्रकार आदर्श राज्य के दो आधार स्तंभ भी हैं, उनमें एक तो है शिक्षा, ठीक है, और दूसरा है साम्यवाद, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो शिक्षा साथियों यह न्याय या सद्गुण प्राप्ति का एक सकारात्मक साधन है, जबकि साम्यवाद ये एक नकारात्मक और भौतिक साधन है। अर्थात मानसिक रोगों का मानसिक इलाज है शिक्षा, ओके, जबकि भौतिक व बाह्य निदान है साम्यवाद। इसको हम आगे जानेंगे। इसलिए साथियों अरस्तु प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना में कहता है कि प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, जबकि नैतिक रुग्णता के लिए नैतिक औषधियां यानी शिक्षा ही पर्याप्त है। साथियों प्लेटो ने परिवार व संपत्ति का जो साम्यवाद है ये कहाँ से लिया, तो ये लिया था साथियों स्पार्टा नगर से। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अब इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लेटो ने परिवार व जो संपत्ति का साम्यवाद है ये साम्यवाद ये स्पार्टा नगर से लिया है। और साथ ही साथ अगर हम राज्य के संबंध में समझने की कोशिश करें तो प्लेटो के अनुसार राज्य सावयवी राज्य है। ठीक है, यानी राज्य एक प्राकृतिक व स्वाभाविक व नैतिक संस्था है। यांत्रिक राज्य के विपरीत इसका निर्माण नहीं बल्कि इसका विकास हुआ है। ठीक है, और आप जानते हैं सावयवी को आंगिक या जैविक भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो के अनुसार राज्य का स्वरूप कैसा है, तो राज्य सावयवी है या आंगिक या जैविक है। ठीक है, और यांत्रिक राज्य के विपरीत इसका निर्माण नहीं बल्कि इसका विकास हुआ है। ओके, यानी राज्य एक प्राकृतिक व स्वाभाविक साथ ही साथ एक नैतिक संस्था है। प्लेटो के अनुसार साथियों राज्य मानव मस्तिष्क का विराट रूप है और राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं बल्कि उन लोगों के मस्तिष्क व चरित्र का परिणाम होते हैं जो इसमें निवास करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है साथियों, आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का विरोध नहीं हो सकता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो दार्शनिक शासक है उसमें विवेक गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसी के अनुरूप दार्शनिक राजा व्यवहार करता है। ओके, और दार्शनिक राजा का विरोध आदर्श राज्य में नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए बारकर जो विद्वान हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो बारकर विद्वान हैं वो इसे प्रबुद्ध निरंकुशवादी या विवेकशील अधिनायकवाद कहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आदर्श राज्य में जो दार्शनिक राजा है उसको लेकर के बारकर क्या कहते हैं, यहाँ पे आप ध्यान रखिए बारकर, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसे प्रबुद्ध निरंकुशवादी या विवेकशील अधिनायकवाद कहता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद शासन पद्धतियों को लेकर के प्लेटो के क्या विचार हैं। देखिए साथियों, प्लेटो तत्कालिक यूनानी राज्यों को शुकरों की नगरी कहकर पुकारता है क्योंकि वहाँ दार्शनिक राजा का नहीं बल्कि अनाड़ियों का शासन है। ठीक है, प्लेटो लोकतंत्र का कटु आलोचक था, ये आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो लोकतंत्र का कटु आलोचक था। वह लोकतंत्र को भ्रष्ट, अकुशल व अनाड़ियों का शासन कहता था और प्लेटो के अनुसार राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता व अक्षमता के कारण ही लोकतंत्र विद्यमान रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्लेटो का मानना था कि राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता, अक्षमता के कारण ही लोकतंत्र विद्यमान रहता है। और प्लेटो साथियों लोकतंत्र को राज्य का निकृष्ट रूप मानता है। ठीक है, तो अरस्तु भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को राज्य का निकृष्ट रूप मानते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको भी हम संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं। देखिए साथियों, प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य या आदर्श समाज की स्थापना करना है, जिसके लिए न्याय जरूरी है। और न्याय की स्थापना के लिए दो साधन होंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, दो आधार स्तंभ, वो है एक शिक्षा, दूसरा है साम्यवाद। ठीक है, और प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक में तो शिक्षा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए रूसो महोदय ने क्या कहा था कि शिक्षा शास्त्र के ऊपर लिखी गई एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है साथियों, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि शिक्षा
प्लेटो ने दो शिक्षा पद्धतियों को मिलाया है, ठीक है। एक एथेंस जिसमें निजी शिक्षा व्यवस्था, भौतिक व दार्शनिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, और स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति है वहाँ पे सार्वजनिक शिक्षा, शारीरिक व सैनिक शिक्षा पर बल और साथ ही साथ स्त्री पुरुष समान शिक्षा की बात की गई है। तो प्लेटो ने इन दोनों शिक्षा पद्धति को मिला करके अपने शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। साथियों, प्लेटो सार्वजनिक शिक्षा यानी राज्य द्वारा शिक्षा की व्यवस्था हो इसकी बात करता है, और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, ठीक है। शिक्षा कौन देगा? राज्य, ये राज्य का दायित्व होगा, और साथ ही साथ स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की बात करता है। साथियों, शिक्षा को 3 चरणों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पहली है प्राथमिक शिक्षा, यह 20 वर्ष तक हो सकती है और इस उम्र में कल्पना शक्ति हावी होती है, अतः इस उम्र में शारीरिक व संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा में फेल होने वाले सैनिक बन जाएंगे, बाकी उच्च शिक्षा ले लेंगे, और ये शिक्षा या इसकी उम्र जो है 20 से 35 वर्ष की आयु तक चलेगी। इसमें क्या होता है साथियों कि कल्पना की बजाय तर्क प्रधान हो जाता है, अतः इसमें गणित, ज्योतिष व तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाए प्लेटो के अनुसार, ताकि बौद्धिक व दार्शनिक विकास हो सके। तीसरा है व्यावहारिक शिक्षा, 35 से 50 वर्ष तक की आयु तक इसमें व्यावहारिक शिक्षा को सैद्धांतिक जगत में लागू किया जाता है, और इसमें सफल व्यक्ति जो है वो आगे जाकर के शासक वर्ग में शामिल होंगे या दार्शनिक शासक बनेगा, ठीक है। तो ये प्लेटो के अनुसार शिक्षा 3 चरण दी जानी चाहिए, ओके। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्लेटो बहुसंख्यक उत्पादक शिल्पी वर्ग के लिए शिक्षा व्यवस्था पर मौन रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनमें सिर्फ शुरुआती जो शिक्षा है इनके लिए उसी की बात करता है, ठीक है। तो प्लेटो बहुसंख्यक जो उत्पादक या शिल्पी वर्ग है उसकी शिक्षा व्यवस्था पर मौन रहता है, इनके लिए सिर्फ शुरुआती शिक्षा की बात करता, बाकी ये आगे की जो शिक्षा उसके बारे में बिल्कुल मौन रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है साथियों प्लेटो का साम्यवाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैं संक्षिप्त में सारी बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत डीपली नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। अब देखिए साथियों, प्लेटो ने सैनिक शिक्षा, स्त्री पुरुष समानता, स्त्री व संपत्ति का साम्यवाद स्पार्टा की राजनीति व्यवस्था से ग्रहण किया था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। प्लेटो के अनुसार साथियों जो संरक्षक वर्ग है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए संरक्षक वर्ग में कौन कौन शामिल है, तो इसमें एक तो शासक वर्ग है, ठीक है, और दूसरा है सैनिक वर्ग, इसमें उत्पादक वर्ग शामिल नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। संरक्षक वर्ग, जहां जहां संरक्षक वर्ग का जिक्र होगा तो आप शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को ही उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि प्लेटो ने इसी को शामिल किया है, ठीक है। तो आप संरक्षक वर्ग का अर्थ इसी से लगाएंगे, जबकि इसमें उत्पादक वर्गों को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो संरक्षक वर्ग को लेकर के प्लेटो ने क्या कहा कि उनको 2 चीज़ें भ्रष्ट कर सकती हैं, एक कंचन, दूसरा कामनी, ठीक है। अतः इन वर्ग को या संरक्षक वर्ग को इससे बचाने के 2 उपाय करने होंगे, एक तो है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। तो संपत्ति के साम्यवाद में क्या होगा कि संपत्ति साझी होगी यानी निजी संपत्ति नहीं होगी, ठीक है। जो संरक्षक वर्ग है वो निजी संपत्ति नहीं रख सकेंगे, संपत्ति जो होगी वो साझी होगी, ठीक है। और निजी संपत्ति अगर वो रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्ट हो सकते हैं, अपने परिवार के या स्वार्थ के अनुसार वो संपत्ति अपने परिवार के लिए जुटा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको भ्रष्ट कर सकती है, ये प्लेटो का कहना था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि संपत्ति साझी होगी और निजी संपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त परिवार या स्त्रियों का जो साम्यवाद है, इसमें संरक्षक वर्ग की जो पुरुष व स्त्रियां हैं वो शादी नहीं करेंगे और राज्य नियंत्रित सहवास करेंगे, और इसमें जो संतान होगी वो सबल होगी और ये संतान सबकी साझी होगी, और उसका लालन पालन शिक्षा दीक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा, स्टेट करेगा। तो ये परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद के तहत प्लेटो ने अपने विचार प्रकट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है कि संपत्ति व परिवार का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है, क्योंकि मैंने कहा था
कि परिवार व संपत्ति का साम्यवाद सिर्फ और सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए है। संरक्षक वर्ग में कौन कौन शामिल है? शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। ठीक है, तो ये साम्यवाद किस पर लागू नहीं होगा? उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि प्लेटो स्त्री पुरुष समानता व स्त्री सशक्तिकरण का कट्टर समर्थक था। ठीक है, इसके बाद साथियों अंत में हम आदर्श राज्य की जो अवधारणा है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर हम करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने आदर्श राज्य के बारे में आपको डीपली कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आदर्श राज्य की अवधारणा से इसका जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है उसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। साथियों, प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की डनिंग, कार्ल पॉपर, रसील आदि विद्वानों ने कटु आलोचना की है। डनिंग के अनुसार आदर्श राज्य की अवधारणा अव्यावहारिक है। ठीक है, ये प्लेटो के आदर्श राज्य को अव्यावहारिक मानते हैं। उसके अतिरिक्त साथियों कार्ल पॉपर के अनुसार प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण इस प्रकार किया है कि उसकी वेदी पर उसने व्यक्ति को राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक साधन मान लिया है। ठीक है, तो प्लेटो नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी था। ठीक है, तो इसी कारण कार्ल पॉपर जो विद्वान हैं उन्होंने क्या कहा है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण इस प्रकार किया है कि उसकी वेदी पर उसने व्यक्ति को राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक साधन मान लिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर राज्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है और व्यक्ति को कम महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त साथियों रसील जो विद्वान हैं उन्होंने आदर्श राज्य को रोमांसवाद की संज्ञा दी है। ठीक है, अब आदर्श राज्य की अवधारणा की प्रमुख तौर पर कुछ निम्नलिखित आलोचनाएं हुई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आदर्श राज्य एक स्वप्निल संसार है जो वास्तविक धरातल पर इस प्रकार की परिकल्पना जो है या इस प्रकार का आदर्श राज्य इसको उतार पाना संभव नहीं है। दूसरा, इसमें स्वतंत्रता का निषेध है। तीसरा, उत्पादक वर्ग की इसमें नितांत उपेक्षा की गई है। उत्पादक वर्ग जो बहुसंख्यक वर्ग है इसकी नितांत उपेक्षा की गई, जैसे मैंने आगे भी आपको बताया कि उनकी शिक्षा व्यवस्था पर प्लेटो मौन है और तमाम ऐसी कई बातें हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त साथियों शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि दार्शनिक शासक का विरोध नहीं हो सकता है। ओके, इसीलिए बारकर ने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। पांचवा है इसमें कानून की उपेक्षा की गई है। ठीक है, तो कानून को इंपॉर्टेंसी नहीं दी गई है। इसीलिए प्लेटो के जो शिष्य हैं अरस्तु वो क्या कहते हैं कि कानून इच्छाओं से अप्रभावित विवेक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये किसने कहा था? कानून इच्छाओं से अप्रभावित विवेक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तु ने। जबकि रिपब्लिक जो पुस्तक है जिसमें आदर्श राज्य की संकल्पना प्लेटो ने प्रस्तुत की है तो इसमें कानून की उपेक्षा की गई है। छठी जो आलोचना है वो है कार्यात्मक विशेषीकरण की जो पद्धति है ये अनुचित है। ठीक है, उसके अतिरिक्त सातवां है व्यक्ति और राज्य की समानता को इसमें अत्यधिक महत्व दिया गया है। और आठवां है शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा इसमें की गई है। तो कुछ चीज़ें हैं ये आलोचनात्मक मूल्यांकन के तहत है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस संक्षिप्त में हमको चीज़ें जाननी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो का कट्टर आलोचक कौन था? कार्ल पॉपर। ठीक है, अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटीज इट्स एनिमीज में प्लेटो को इन्होंने सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा है। ये इंपॉर्टेंट है। कार्ल पॉपर की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? ओपन सोसाइटीज इट्स एनिमीज, और इसमें इन्होंने प्लेटो को क्या कहा है? सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा है। साथियों पॉपर के अनुसार प्लेटो के न्याय, साम्यवाद व शिक्षा आदि सिद्धांत निरंकुशता व सर्वसत्तावाद को विभिन्न तरीकों से उचित ठहराते हैं। ठीक है, प्लेटो लोकतंत्र विरोधी, परिवर्तन विरोधी व खुले समाज का विरोधी है। ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और प्लेटो ने बंद प्रणाली का क्या किया है? समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त हन्ना आरेंट ने प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा है या दार्शनिक प्रणेता कहा है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, मैक्सी ने प्लेटो को फर्स्ट यूटोपियन कहा था। और इमर्सन जो विद्वान है इन्होंने प्लेटो के संबंध में क्या कहा था कि प्लेटो ही दर्शन व दर्शन ही प्लेटो है। इसके बाद साथियों अंत में हम प्लेटो की जो कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेते हैं। प्लेटो की जो राजमर्मज्ञ यानी स्टेट्समैन जो पुस्तक है साथियों
ये पुस्तक रिपब्लिक के 10-15 साल बाद लिखी गई। यहाँ रिपब्लिक में संप्रभुता, अब जैसे रिपब्लिक जो पुस्तक है उसमें संप्रभुता दार्शनिक राजा के पास है, जबकि स्टेट्समैन में ये राजमर्मज्ञ के पास है संप्रभुता। ठीक है, स्टेट्समैन की मुख्य विशेषता है राज्यों का वर्गीकरण। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अरस्तु ने अपना प्रसिद्ध राज्यों का वर्गीकरण कहाँ से लिया है? प्लेटो की स्टेट्समैन से लिया है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पुस्तक में रिपब्लिक की बजाय यथार्थवादी राज्य है। इसमें ऐसा राज्य नहीं है जैसा आप रिपब्लिक में देखते हैं कि वहाँ पे आदर्श राज्य है, तो रिपब्लिक में आदर्श राज्य है, जबकि राजमर्मज्ञ या स्टेट्समैन में यथार्थवादी राज्य है। ठीक है, एक ऐसा राज्य जो यथार्थ रूप में संभव है, जबकि रिपब्लिक में क्या है? आदर्शवादी राज्य है। द लॉज, ये प्लेटो के जीवन की अंतिम पुस्तक है। इस पुस्तक में कानून को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसमें कानून को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ठीक है, यानी रूल ऑफ लॉ। ठीक है, शासक भी कानून के अधीन है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो राजा है, शासक है, वो भी कानून के अधीन है। जबकि रिपब्लिक में आपको क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर राजा सर्वोपरि है। ठीक है, वहाँ पे कानून को तो प्रमुखता दी ही नहीं गई है, आपको पता है। देखिए साथियों, जहाँ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का वर्णन है, वहीं लॉज में अधिक व्यावहारिक व यथार्थवादी राज्य यानी उप आदर्श राज्य तथा द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का वर्णन है, जो व्यक्ति नहीं बल्कि किसके द्वारा संचालित होगा? विधि के द्वारा संचालित होगा। ठीक है, आदर्श राज्य में जो राज्य का संचालन है वो कौन करता है? दार्शनिक राजा करता है। ठीक है, वहाँ पे व्यक्ति के द्वारा संचालित हो रहा है। ठीक है, और वो राज्य कैसा है? काल्पनिक है। ठीक है, लेकिन लॉज में जो राज्य के बारे में प्लेटो ने कहा है या बताया है, तो वो व्यावहारिक व यथार्थवादी राज्य है। ठीक है, तो इसको उप आदर्श राज्य भी हम कह सकते हैं, द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य भी कह सकते हैं, जो कि व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि विधि के द्वारा संचालित होगा। इसके अतिरिक्त साथियों, द लॉज में मिश्रित संविधान से युक्त विधि राज्य का समर्थन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। रिपब्लिक का दार्शनिक राजा विधि की बेड़ियों से मुक्त है। यहाँ पे जो कानून है, ठीक है, तो कानून की जो बेड़ियाँ हैं उनसे मुक्त है रिपब्लिक का दार्शनिक राजा, जबकि द लॉज में ये विधि का संरक्षक है जो राजा है। ठीक है, उसका सेवक है। यानी अगर हम संप्रभुता की बात करें तो संप्रभुता लॉज जो पुस्तक है उसमें संप्रभुता कानून या विधि में निहित है। ठीक है, इसके बाद साथियों, द लॉज के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला, इसमें आत्म संयम का महत्व इसमें है। साथियों, रिपब्लिक में न्याय की स्थापना के लिए शिक्षा साम्यवाद का समर्थन किया गया है, जबकि लॉज में संपत्ति व परिवार का समर्थन किया गया है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे आपने देखा कि रिपब्लिक जो पुस्तक है उसमें शिक्षा साम्यवाद का समर्थन किया गया है, और जो संरक्षक वर्ग है उसके लिए निजी संपत्ति का विरोध किया गया कि निजी संपत्ति वो नहीं रख सकते, उनका अपना परिवार नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें, लेकिन लॉज पुस्तक में संपत्ति और परिवार का समर्थन किया गया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और साथ ही साथ साम्यवाद का त्याग किया गया है। वहाँ पे साम्यवाद का समर्थन है रिपब्लिक में, लेकिन लॉज में साम्यवाद का त्याग किया गया है। ये ध्यान रखना आपको। लॉज में न्याय की स्थापना के लिए, यहाँ पे स्थापना है, बाह्य या भौतिक निदान साम्यवाद की जगह आत्म संयम को महत्व दिया गया है। वहाँ पे साम्यवाद को महत्व दिया गया है, यहाँ पे आत्म संयम को महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त लॉज में कानून का महत्व है, विधि का महत्व है। रिपब्लिक में विवेक का महत्व है। ठीक है, जबकि लॉज में कानूनों का, अर्थात कानून राज्य के अनुसार नहीं बल्कि राज्य कानूनों के अनुसार होगा। क्लियर। इसके अतिरिक्त लॉज में मिश्रित राज्य या मिश्रित संविधान पर बल दिया गया है। राज्य की भौगोलिक आर्थिक स्थिति तथा जनसंख्या को लेकर के प्लेटो साथियों क्या मानते हैं कि राज्य समुद्र तट से दूर होना चाहिए तथा राज्य को कृषि प्रधान वो रखना चाहता है। ठीक है, क्योंकि प्लेटो व्यापार को हे दृष्टि से देखता है। ठीक है, और प्लेटो राज्य की जनसंख्या कितनी बताते हैं? 5040 बताते हैं। ठीक है, जबकि साथियों जो अरस्तु हैं वो सामुद्रिक राज्य को अच्छा मानते हैं। इसके अतिरिक्त अंत में है नैश परिषद, नॉक्ट्रल काउंसिल है, जो मैंने आपको बताई भी थी। ठीक है, कि जो लॉज इनकी पुस्तक है इसके अंतिम पृष्ठों में इस संस्था का वर्णन है नॉक्ट्रल काउंसिल का, और इसकी जो बैठक है
वो सदैव रात को होती है और ये जो संस्था है लोगों के नैतिक जीवन का निरीक्षण वो नियंत्रण करती है। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं प्लेटो के संबंध में, आप इन सभी को देख लीजिएगा। ओके, और इसके बाद जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के अनुरूप जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी वो मैं उसमें आपको कवर करवा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिएगा। अंत में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सिर्फ आप मेरे ही भरोसे न रहें, आप अच्छे से अपनी तैयारी स्वयं भी करिएगा। जितना संभव मुझसे हो सकेगा मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी करवा सकूँ, लेकिन स्वाध्याय से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यूथ कंपटीशन की जो कुछ प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब लेक्चरर का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है और जो प्रश्न आ रहे हैं वो अब पहले की तरह नहीं आ रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छे डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपकी तैयारी जितनी बेहतर होगी उतना आपकी निकलने की संभावना भी ज़्यादा होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।